हेलो एवरीवन। आज हम सोशल रिसर्च में हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी किसी रिसर्च और सर्वे की समस्या के चुनाव के बाद एक रिसर्चर समस्या के बारे में उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का पूर्वानुमान लगा लेता है या पहले से चिंतन कर लेता है, तो इसी पूर्वानुमान को प्राक्कल्पना कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से बताया जा सकता है कि भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति पर मुझे अध्ययन करना है, तो इसका जो कार्य कारण संबंध है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, इसके बारे में एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, सामान्य ज्ञान के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। तो ये हमारी एक हाइपोथेसिस हो सकती है। प्राक्कल्पना के सिद्धांत के क्षेत्र में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे कथन हैं जिसे परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और एक प्राक्कल्पना दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच पाए जाने वाले जो रिलेशन होते हैं वो अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्राक्कल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, निष्कर्ष है, कथन है, अनुमान है, जिसे एक रिसर्चर अपने शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं को कलेक्ट करता है। यानी एक प्राक्कल्पना विभिन्न चरों का मतलब वेरिएबल्स के बीच संबंधों को स्थापित करता है, और ये जो हाइपोथेसिस है सोशल रिसर्च और खोज को आधार प्रदान करती है। अब हम मीनिंग की बात करते हैं, तो गुडे एंड हॉट ने परिभाषा बताई थी कि हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। इट मीन्स हाइपोथेसिस एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार बोगार्डस ने भी बताया था कि हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन टू बी टेस्टेड। इट मीन्स एक प्राक्कल्पना एक प्रास्थापना यानी प्रपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना ज़रूरी है। इसी तरीके से पीवी यंग ने भी बताया था कि अ प्रपोजिशनल सेंट्रल आइडिया विच बिकम द बेसिस फॉर फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज वर्किंग हाइपोथेसिस। अर्थात एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी वस्तुओं का आधार बनता है उसे कार्यवाहक प्राक्कल्पना मानी जाती है। क्या होना चाहिए? What should be? Explain what you can expect to happen। मतलब उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करिए जो आप सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा या होता है। प्राक्कल्पना में क्लियर होना चाहिए, बहुत ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वेग लगना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, और डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी होना ज़रूरी है, तभी एक अच्छी प्राक्कल्पना बन सकती है। अब हम आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी प्राक्कल्पना के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो पहला गुण होता है क्लैरिटी का। क्लैरिटी के नाम से ही समझ में आ रहा है स्पष्टता। मतलब स्पष्टता भी दो चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है, एक आपकी लैंग्वेज, दूसरा कॉन्सेप्ट। और हाइपोथेसिस में जो शब्द होते हैं उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रमित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दे देनी चाहिए, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो आपको समझ में आए वही दूसरे लोग भी उसका सही अर्थ समझ सकें। दूसरा है एम्पिरिकल रेफरेंस। इट मीन्स प्रयोग सिद्धता। इसके नाम से ही समझ में आता है कि हाइपोथेसिस में किसी नैतिकता आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छे बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राक्कल्पना जो है वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर जांच करने के योग्य होनी चाहिए। तीसरा आता है स्पेसिफिटी। जैसे कि नाम से समझ में आता है कि ये विशिष्टता है। प्राक्कल्पना का अध्ययन किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए, उसका क्षेत्र भी विस्तृत और अनिश्चित होता है, तो उसका परीक्षण करना आपको कठिन हो जाएगा। इसलिए ऐसी हाइपोथेसिस में
जब डेटा कलेक्शन की दृष्टि से जो अनुपयोगी हो जाती है, अगर आपका क्षेत्र बड़ा अनिश्चित सा है, बहुत विस्तृत सा है। अब रिलेटिव टू अवेलेबल टेक्निक्स, इसमें हाइपोथेसिस का निर्माण करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसकी सत्यता की परख उपलब्ध टेक्निक के द्वारा हो सके। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक रिसर्चर को जो अवेलेबल टेक्निक्स की जानकारी हो और ऐसी हाइपोथेसिस अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती है जिनके टेस्ट के लिए हमारे पास कोई टेक्निक उपलब्ध ना हो। सिंप्लिसिटी की बात करते हैं। सिंप्लिसिटी के नाम से ही समझ में आता है कि सरलता का गुण होना चाहिए, जो कि एक बेस्ट हाइपोथेसिस अगर बनानी है तो उसमें सरलता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें अनावश्यक रूप से बहुत सारे कारकों का स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी के संदर्भ में पीवी यंग का मत था कि अनुसंधानकर्ता जो है, एक रिसर्चर अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित एवं सूझबूझ रखता है, वही प्राक कल्पना का निर्माण बहुत आसानी से कर सकता है। वो ये भी कहते हैं कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राक कल्पनाओं और विवेचनाओं को की काट भी देता है। मतलब ये सारे गुण एक हाइपोथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर ये गुण नहीं हैं तो हाइपोथेसिस, एक अच्छी हाइपोथेसिस डेवलप नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में जैसे एक रिसर्चर बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारे सोर्सेस से हाइपोथेसिस को लेता है, व्यक्ति अपने स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, आपकी इमेजिनेशन के आधार पर ही हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। इसमें आपका पहला पॉइंट आता है जिसको आप जनरल कल्चर कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है और उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान, वस्त्र की एक शैली होती है, जैसे परिवार है, शादी है, नातेदारी है, सामाजिक संस्थाएं हैं। आचरण के नियमों से एक रूपता पाई जाती है जो कि उनकी सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। अब सामान्य संस्कृति ही प्राक कल्पना के विकास में हेल्पफुल होती है। दूसरा आता है कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड भी विज्ञान के विकास और हाइपोथेसिस के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित करती है। फिर आता है आपका सोशल चेंज। कोई भी, अगर आपने देखा होगा तो कोई भी समाज और संस्कृति एक सी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती है। समय के साथ उसमें चेंज आना एक स्वाभाविक है, और यही परिवर्तन जो है नई नई हाइपोथेसिस का जन्म भी देती है। फिर आती है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब होता है बहुत सारी हाइपोथेसिस का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। एक रिसर्चर इन सिद्धांतों से एक जनरलाइजेशन करता है और वे जनरलाइजेशन ही हाइपोथेसिस की ग्रहण करते हैं। एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है कि कई बार समरूपताएं भी हाइपोथेसिस का निर्माण करती हैं। जैसे स्पेंसर ने अपने सोशल ऑर्गेनिज्म की कल्पना जीवों के शरीर की रचना से ग्रहण की थी। उनकी एक ये हाइपोथेसिस थी कि वे समाज को भी एक शरीर की तरह मानते थे, इसलिए इसके आधार पर भी हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बहुत सारी हाइपोथेसिस व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होती है। जैसे अगर एक लोम्ब्रोसा का उदाहरण लेते हैं तो उन्होंने अपराधी जन्मजात होते हैं, इस प्राकल्पना को उन्होंने सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर ग्रहण किया था। इसको दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना या डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना। ऐसे बहुत सारे आधार हैं और उदाहरण हैं जिसके आधार पर हम हाइपोथेसिस जन्म लेती है। एक रिसर्च और लिटरेचर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए स्टडीज़ के जो उसके कॉन्क्लूजन्स निकलते हैं, लिटरेचर के आधार पर भी हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं।
और इसी तरीके से अगर हम टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो 6 तरीके की हाइपोथेसिस होती है और इसको हम वन बाय वन लेंगे। पहला होती है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड सिंगल वेरिएबल। जैसे इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल यू विल लॉस वेट फास्टर। अगर आप वेजिटेबल्स को खाते हैं तो आपका जो वेट है वो फास्टर ही बहुत जल्दी से वेट कम होगा। लेकिन ईटिंग मोर वेजिटेबल इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड लूजिंग वेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से हम दूसरी प्राकल्पना पे चलते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। ये रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। जैसे हम ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लीड टू वेट लॉस। एग्जैक्टली कहा जाता है कि हम फ्रूट्स और सब्जियों को खाएंगे तो हमारा वेट कम होगा, हमारी स्किन ग्लो करेगी, और अगर कम खाते हैं तो हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कि किस तरीके से रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू पर्टिकुलर आउटकम। वो और द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्ट इट्स नेचर। जैसे एक बच्चा है 4 साल का और अगर वो प्रॉपर फूड खा रहा है तो 5वें साल उसकी एक हैविंग हायर IQ लेवल कंपैरेटिव टू वो बच्चा जो प्रॉपर मील नहीं खा रहा है। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट और शो द इफेक्ट। अब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हमारी जो नल हाइपोथेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। इट इज़ अ हाइपोथेसिस दैट सेज देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन द 2 वेरिएबल। इट इज़ यूजुअली हाइपोथेसिस रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटल विल ट्राई टू डिसअप्रूव और डिसक्रेडिट। इसको हम HO से डिनोट करते हैं, स्टैटिस्टिकल उसमें मतलब इस प्रकार की जो प्राकल्पना होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की संभावनाओं में व्यक्त करी जाती है और परीक्षण के द्वारा इन्हें स्वीकार और या अस्वीकार किया जाता है। एक और होती है जिसको हम एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस कहते हैं। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन वन वेरिएबल और फिर वो चेंज का परिणाम होता है कि दूसरे वेरिएबल में चेंज होने लगता है। उसी तरीके से कैजुअल हाइपोथेसिस जो होती है वो इट इज़ अ पर्पस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल के अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। अब हम लिमिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है उसमें आपका पहला जो पॉइंट आएगा वो फुल कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। इट मीन्स प्राक कल्पना में अटूट विश्वास। कई बार रिसर्चर प्राक कल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न बनाकर उसे एज इट इज सिद्ध करने के पक्ष में वो डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए PV यंग ने लिखा था कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राक कल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दूसरा है हाइपोथेसिस बेस्ड फैक्ट। जैसे शुरू में रिसर्चर हाइपोथेसिस के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करने लगता है, मतलब डेटा कलेक्ट करने लगता है, किंतु उसे चाहिए कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर वो अपनी हाइपोथेसिस में थोड़ा बहुत संशोधन और परिवर्तन कर ले। और जब ऐसा वो नहीं करता है तो उसकी जो रिसर्च का जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही हानिकारक आता है, मतलब बहुत ही व्यर्थ आता है। इसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, अपितु एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। अब हम आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड इमोशन में।
इसमें कई बार रिसर्चर अपनी किसी विशिष्ट रुचि और इमोशन के कारण विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करने लगता है। उसका जो रवैया होता है रिसर्च के प्रति एक पक्षपातपूर्ण हो जाता है। तब उसके द्वारा जो रिसर्च या स्टडी हो रही होती है वो बड़ी अनसाइंटिफिक सी हो जाती है। अब प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस का। इसमें हमने देखा है कि कई बार रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस को बहुत बेस्ट मानने लगता है, सही मानने लगता है और उसके आधार पर अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी सिचुएशन में वो हाइपोथेसिस के अपोजिट यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। ये स्थिति जो है आपको एक साइंटिफिक ट्रुथ की तरफ पहुंचाने में बैरियर की तरह काम करती है। इट मीन्स जो हाइपोथेसिस होती है रिसर्च के लिए उपयोगी होती है, उनके प्रयोग में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और हाइपोथेसिस के बारे में एक बेस्टावे सोशल साइंटिस्ट में हैं, उन्होंने बताया था कि हाइपोथेसिस वो लोरियाँ होती हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। मतलब एक हाइपोथेसिस आपकी रिसर्च को सही दिशा भी दे सकता है और उसको अवैज्ञानिक भी बना सकता है। आशा करते हैं कि हाइपोथेसिस आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।